में हम लोग एक टॉपिक पे ले आए थे जिसका नाम क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। ग्लैंड से केमिकल निकलता है जिसका नाम गैस्ट्रिक जूस कहते थे। गैस्ट्रिक जूस को जब एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें बहुत तरह के केमिकल सब मिलते थे, एंजाइम भी पाए जाते थे, पर वो एंजाइम इनएक्टिव टाइप का होता था। हम आपको एक हिंट दिए हुए हैं। एंजाइम पहले देखो, एंजाइम सब जान रही हो ना, एंजाइम जो रिएक्शन को करने में मदद करता हो, ऐसा कोई केमिकल जो रिएक्शन को पूरा करने में मदद करता हो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंजाइम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जिसमें से हम लोग आज गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात कर रहे हैं और गैस्ट्रिक जूस का बात कर रहे थे। देखिए ये स्टोमक हुआ ना तो स्टोमक में हम लोगों ने देखा था कि अंदर का दीवार इरेगुलर फोल्ड होता है। इरेगुलर मतलब कोई पैटर्न नहीं है सर, इसका परफेक्ट पैटर्न में नहीं दिखाई देता है, ये इरेगुलर फोल्ड होता है। अभी तो बोर्ड पे तो 2D देख रहे हैं ना हम लोग, 3D देख रहे होंगे तो आप सब तरफ से ना देख रही होगी कि फोल्ड होगा, अंदर में हर तरफ से फोल्ड होगा। और उस फोल्ड को क्या नाम देंगे हम लोग, रॉगी के नाम से बुलाएंगे। रॉगी, थोड़ा सा हम कुछ बातों को काट छाट के बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। इनर वॉल जो होता है स्टोमक का, उसका नाम रॉगी है। एक और नाम कल दिए थे इसका नाम, एक और नाम मिकोसा भी है। बट मिकोसा हर जगह का मिकोसा रॉगी नहीं कहला सकता है, ठीक है। हम स्टोमक के मिकोसा को रॉगी बोलते हैं। वाई सर आपने ऐसा ही क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मिकोसा इरेगुलर फोल्ड होता है। हम आपको कल बता दिए थे रॉगी का डिफिनेशन, इरेगुलर फोल्ड ऑफ, है ना, इरेगुलर इरेगुलर फोल्ड होता है, इरेगुलर इरेगुलर फोल्ड देखने को मिलता है ना, किसका, मिकोसा का। ये इरेगुलर फोल्ड होना भी बहुत जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि ये इरेगुलर फोल्ड है ना, आपको कंटेन गैस्ट्रिक पिट, इसके अंदर में क्या देखते हैं हम लोग, कंटेन करता है ये गैस्ट्रिक पिट को, गैस्ट्रिक पिट को। दैट गैस्ट्रिक पिट, वो गैस्ट्रिक पिट क्या रखता है, वह गैस्ट्रिक पिट आपको कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके अंदर में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। आपको लड़की का ऐसे सीधा आप गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है स्टोमक में, और इसमें कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर में तरह तरह के सेल सब होते हैं, और ये तरह तरह का सेल अलग अलग केमिकल बनाता है, ठीक है। देखिए 10th का बच्चा यहाँ पे ध्यान देगा, 10th का स्टूडेंट सब ये सोचेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl निकलता है, पेप्सिनोजेन निकलता है, और कुछ प्रोरेनिन निकलता है। इतना बात वो याद रखता है तो काफी है। और एक और बात, हाँ, म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस तो हर जगह था जी, यहाँ से बकल कैविटी से शुरू करके और आपके एनस तक आपको म्यूकस दिखाई देगा। म्यूकस जरूरी है, वो स्लिपरी भी देता है, मतलब खाना को आगे की ओर धकेलने में मदद करने में मदद करता है, साथ साथ इंटेस्टाइन के दीवार को या आपको स्टमक के दीवार को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड अदर केमिकल अदर बैक्टीरिया। बट अभी तुम लोग को अभी क्या सुनना है, देखिए 10th के बच्चे को बोल रहे हैं, 10th का स्टूडेंट अगर आपको ध्यान देगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से है ना क्या क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस में है ना म्यूकस पाया जाता है। मेन मेन बात बोल रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता हो। म्यूकस पाया जाता है, HCl, इसको इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो पाया जाता है। और साथ साथ है ना प्रो एंजाइम पाए जाते हैं, प्रो माने सोया हुआ, प्रो एंजाइम पाए जाते हैं, इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जी, ठीक है, जिसको तुम जाइमोजेन के नाम से भी बुला सकती हो। बट इतना 10th का बच्चा याद किया, ठीक है, 10th के बच्चे को इतना काफी होना चाहिए। लेकिन अभी हम और सोचते हैं हम लोग इस पे। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर में टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड मान लो था देर के लिए, ये वाला हिस्सा देख रही हो ना, ये हिस्सा को हम बाहर निकाल दिए, ऐसे दिखा दिए, कोई एतराज नहीं ना। या चलो एक बार फोटोग्राफ स्टमक का देखिए बड़ा करके, स्टमक का फोटोग्राफ जो देखिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। को चाहिए इसका कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में बात कर रहे थे, मार्जिन को कितना दिन का छुट्टी चाहिए। तो जब देखते हैं ना तो उसमें आपको यहाँ पे बहुत तरह का सेल सब होता है। यहाँ पे जो देखिएगा एक बहुत सारा सेल सब दिखाई देगा, और हम ये सब करें, इस सब को मिला के आप क्या नाम दीजिएगा, इस सब को मिला करके गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से बुलाएंगे जी। इस सब को मिला करके नाम देते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से बहुत कुछ बनता है, अब नाम सीधे आते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल होता है ऐसा, अब हम एक सेल बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं लाखों सेल है यहाँ पे, ऐसा मत समझना कोई कि एक ही तो सेल है पूरे स्टोमक में, वो लाखों सेल है। उसमें से कुछ सेल ऐसे हैं जिसका नाम क्या है, पेनिथ सेल, पेनिथ सेल बोलते हैं, या इसी का म्यूकस नेक सेल भी बोलते हैं, म्यूकस नेक सेल भी बोलते हैं जी, नेक सेल, म्यूकस नेक सेल भी बोलते हैं। आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं हम लोग, है ना। आप लोग से कोई पूछेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में वो कौन सा सेल है जो
आपको म्यूकस निकालता है। नाम ऐसे लगा हुआ है, कोई लड़का निकाल लेगा नहीं दिमाग, कि पेनिस सेल भी बोल सकते हैं उसको, और म्यूकस नेक सेल भी बोल सकते हैं, जो क्या निकालता है आपको, म्यूकस निकालता है। ठीक है, हालांकि पेनिस सेल है ना, आपको विवाद हो गया था एक बार, नीट में जो क्वेश्चन पूछा था ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था वो, आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण पेनिस सेल के बारे में कुछ और ही बता देना शुरू कर दिया, पर एक्चुअली में पेनिस सेल म्यूकस निकालता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़िएगा, तो उसके अलावा एक और सेल होता है उसके अंदर में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर में एक और सेल होता है जिसका नाम क्या आपको ऑक्जेंटिक सेल के नाम से बुलाते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। जब 11th का टेस्ट देखेंगे ना, तो हम बताएंगे परफेक्टली वो कौन सा सेल है ऑक्जेंटिक सेल। दिख मतलब अभी हम ये नहीं बता रहे तुमको ऑक्जेंटिक सेल दिखता कैसा है, सब तुमको एक के जैसा लगेगा। तुम अभी रट रहा होगा क्या कि सर स्टोमक के अंदर में 4 तरह के सेल होते हैं, कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 तरह के सेल होते हैं जो 4 अलग अलग काम करेगा। एक है ऑक्जेंटिक सेल है, या इसी को हम लोग है ना आपको पेराइटल सेल के नाम से भी बुलाते हैं, पेराइटल सेल के नाम से भी बुलाते हैं। ये वो सेल है जी जो HCl बनाता है, HCl बना करके देता है जी। ठीक है, और एक इसी के अंदर में आपको पेप्टिक होता है सर, है ना, पेप्टिक सेल होता है या चीफ सेल होता है जी। ठीक है, इसी को हम लोग चीफ सेल के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, चीफ सेल होता है, पेप्टिक सेल या चीफ सेल, जो आपको क्या बनाता है, पेप्सिनोजेन बना के देता है जी, पेप्सिनोजेन बना के देता है। और एक और एंजाइम प्रोरेनिन बना के देता है, प्रोरेनिन। यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग याद कीजिएगा, प्रोरेनिन का स्पेलिंग NIN है जी। ठीक है, प्रोरेनिन आपको यहाँ पे बनाता है जी। 4 सेल हो गया, एक चौथा सेल भी है जिसका नाम क्या आपको है ना, आपको अर्जेंटाफिन सेल है जी। ठीक है, अर्जेंटाफिन सेल भी देखते हैं जी। ठीक है, मतलब क्या, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल और होता है जिसका नाम क्या अर्जेंटाफिन सेल है, ये हिस्टामिन बनाता है। सबका काम बताएंगे अभी हम, आप लोग को पहले रटाना है आपको घर पे कि सर गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 सेल होता है, नहीं कहीं पे लिखिएगा ये बात को, है ना, ये सब नोट्स में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये सब एक्स्ट्रा हो गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है जरूरी है आप लोग को आज के दौर में ये सब चीज जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे कुछ प्रॉब्लम होता है वो देखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 तरह के सेल होते हैं। एक पहला सेल का नाम क्या है, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस, या इसी का दूसरा नाम है म्यूकस नेक सेल, बोलिए म्यूकस नेक सेल एक साथ, या इसी का दूसरा नाम पेनिस सेल भी है। आप लोग म्यूकस नेक सेल या पेनिस सेल याद रखिए। इसका काम क्या है सो बता दिए, म्यूकस बनाता है ये। दूसरा सेल है जिसका नाम ऑक्जेंटिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, या इसी का एक और नाम क्या है, पेराइटल सेल भी है जी। ध्यान रखना, तुम लोग कंफ्यूजन होगा दो नाम में, इसलिए दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। HCl बनाता है, कॉस्टल फैक्टर निकालता है, कॉस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, है ना, इंट्रेंसिक, ये आउट ऑफ सिलेबस हम सब लिख रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, कॉस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर निकालता है, दैट हेल्प इन, जो क्या करता है, दैट हेल्प इन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, बनाता नहीं है। आप जो खाना खाते हो ना, अगर उस खाना में विटामिन B12 मिला हुआ है, विटामिन B12 जैसे आप लोग पनीर खाइएगा या मांस वगैरह खाइएगा, तो उस समय आपको विटामिन B12 होता है, उस B12 को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, है ना, आपको कॉस्टल फैक्टर। इस कॉस्टल फैक्टर बनाता कौन है, कॉस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता कौन है, तो कॉस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ऑक्जेंटिक सेल बनाता है या पेराइटल सेल बना के देता है जी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है सर आपको, इसमें आपको पेप्टिक सेल है ना जी, पेप्टिक या चीफ सेल है ना जी, पेप्टिक है ना, पेप्टिक सेल था, है ना, एक मिनट, पेप्टिक सेल है ना, पेप्टिक सेल हो गया, या इसी का एक और नाम क्या था, चीफ सेल भी है, सबसे मेन सेल नाम का ये एक तरह से। ये आपको क्या करता है, ये एक आपको सोया हुआ एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन सोया हुआ होता है, इनएक्टिव एंजाइम है, जेन लगा हुआ है इसका मतलब सोया हुआ है, नाम क्या प्रो लगा रहा है, इसका ही मतलब सोया हुआ होता है, प्रोरेनिन। ये भी सोया हुआ एंजाइम है। दोनों को जगाता कौन है, दोनों को जगाएगा कौन, HCl जगाता है, बट जगह जो भी हो, पर ये दोनों कहाँ पाया जाता है सर, आपको पेप्टिक चिप सेल से निकलता है जी। ठीक है, चौथा है जिसका नाम है अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल है, अर्जेंटाफिन सेल। ये आपको क्या निकालता है सर, अर्जेंटाफिन सेल, ये आपको हिस्टामिन और सीरोटोनिन निकालता है, हिस्टामिन निकालता है, बस ये याद रखिए, हिस्टामिन निकालता है। हिस्टामिन आप लोग कभी सुने हैं नाम, ये आप लोग 9th क्लास में सुने होंगे। ठीक है, हिस्टामिन है ना, हिस्टामिन जब कोई चोट लूट लग जाता है ना, चोट लगने से जब कोई इलाका फूल जाएगा, देखना कभी आपको इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे कुछ काट लिया हो और काटने से आपको कोई इलाका फूल जाता है, तो समझ जाना उस जगह पे हिस्टामिन निकलता है। हिस्टामिन स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर हर जगह नहीं सर, हर जगह स्वेलिंग हो ऐसा कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। ठीक है, हम आपको स्टमक के अंदर में भी हिस्टामिन निकलता हुआ दिखा रहे हैं। स्टमक के अंदर में हिस्टामिन का क्या रोल होगा,
वो हम लोग को समझना है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सब बात दिमाग लगाइए, ठीक है। पढ़िए सबको भी, हम अभी आप इस सब का जोड़ रहे हैं लिंक, है ना, कैसे ये सब काम आएगा उस सबको देख रहे हैं जी, ठीक है। एक मिनट देखिए, जब हम लोग स्टमक का जो फोटोग्राफ बना रहे थे ना, तो स्टमक के फोटोग्राफ में हम लोगों ने गैस्ट्रिक पिट सब देखा था, और गैस्ट्रिक पिट के अंदर में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है सर आपको, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना जी। एक गैस्ट्रिक पिट के अंदर में एक ग्लैंड दिखा देगा जिसका नाम था आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड। भाई खाना पहुंचता है तो खाना 4 घंटा तक यही रहता है जी, ठीक है। और जब खाना यहाँ तक रहेगा तो सर इस खाने को अच्छे से प्रोसेस करने में, मान लीजिए इस खाने में बैक्टीरिया घुसा हुआ था, खाना में वायरस घुसा हुआ था, उस सबको मारना जरूरी है ना जी। जैसे अभी सुनते भी होंगे आप लोग कि कोरोना वायरस से बचना है तो गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी क्यों पीते हैं, ताकि वो पानी है ना, वो वायरस को वहां से उखाड़ करके आपके जो भोकल सैक होता है वही फेरिंग्स के पास से उखाड़ देता है वहां से, और आपके पेट में ले जाता है। पेट में मौजूद एसिड और प्लस पेप्सिनोजेन उसको वायरस को गला देता है, पूरी तरह से राख बना देता है, ठीक है। क्योंकि एचसीएल का काम यही होता है, एसिड का काम होता है वायरस बैक्टीरिया सबको गला देना, है ना। अब देखिए तो स्टमक जो है ना, ये जो देख रहे हैं, किसी को पूछना है कुछ क्या, ये हुआ स्टमक। स्टमक में क्या दिख रहा है, क्या हुआ, ऑक्जेंटिक सेल। हाँ वो भी था, स्टमक में पाया जाता है, ये एचसीएल बनाता है। इसका काम होता है एचसीएल बनाना और कोस्टल फैक्टर बनाना, एक नाम है तुमको रखना है वो नाम, कोस्टल फैक्टर, कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक ऐसा केमिकल है ना जो तुम्हारे खाना में मौजूद विटामिन बी12 को ले जाए, मतलब तुम कुछ खाए ना, उस खाने में अगर विटामिन बी12 है तो यहाँ पे जो ऑक्जेंटिक सेल होगा, है ना, यहाँ पे एक सेल है जिसका नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल का ही दूसरा नाम है पेराइटल सेल भी नाम है इसका। पेराइटल माने किनारे किनारे होता है ना, कि पेराइटल सब, तो ये किनारे किनारे रहने वाला सेल है पेराइटल सेल, है ना। ये सेल क्या करेगा, एक फैक्टर निकलेगा जिसका नाम है कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, सीआईएफ, है ना। ये सीआईएफ क्या करेगा, विटामिन बी12 को पकड़ेगा, ले जाएगा ब्लड में, चल भाई ब्लड में, तुम्हारा ब्लड बनाने का काम है। तुम जानती हो ना विटामिन बी12 आपको आरबीसी बनाने में मदद करता है, तो भाई इसको यहाँ से उठा के ब्लड में ला जाओगे तब ना आरबीसी बनेगा। तो सीआईएफ पकड़ के ले जाता है इसको। सीआईएफ कौन बनाता है, तो ऑक्जेंटिक सेल बनाता है जी, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ जी। खाना आप खाई तो विटामिन बी12 मिला आपको, लेकिन वो ब्लड में जाएगा तब ना ब्लड बना के देगा, तो उसको ब्लड में खींच के ले जाता है कौन, सीआईएफ ले जाता है जी। जा रहा है यहाँ तक। अब देखिए स्टमक जो देख रहे हैं हम लोग, स्टमक में आपको 4 तरह का सेल है। एक सेल का नाम दिए थे हम लोग म्यूकस, दूसरा का नाम दिए थे पेराइटल, तीसरा का नाम दिए थे आपको क्या नाम था, तीसरा नाम पेप्टिक, और चौथा का नाम क्या था आपको, अर्जेंटाफिन। ये है अर्जेंटाफिन, ये है पेप्सिनोजेन, मतलब जो भी हो, इसका नाम म्यूकस नेक्स्ट सेल। अब देखो ये क्या करेगा, म्यूकस बनाएगा। अब म्यूकस क्या करता है, चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, और प्रोटेक्टिव लेयर ऐसे बना देगा कि सर आप कुछ भी खाओगी ना उसका साइड इफेक्ट आपके स्टमक पे नहीं पड़ेगा जी, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ भी खाना खाएं तो सीधे यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फूड, जो भी फूड खा रहे हैं वो सब कहाँ मौजूद है, इस इलाका में मौजूद है सर, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब आता है ऑक्जेंटिक सेल, है ना, इसको नाम दे देते थोड़ा के लिए ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल का बबल बनाता है, वो एचसीएल कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि एचसीएल यहाँ बनाएगा नहीं, बनाएगा ऐसे कि सर यहाँ पे जाके एक्टिवेट हो। एचसीएल देखो ना, तुमको कल बताया था ना कि एचसीएल का पीएच 1.8 होता है, इतना बड़ा पीएच है सर कि जंग लगे लोहे को ना नया लोहा बना देगा जी, ठीक है। इवन स्किन को गला देगा, आपके स्किन पे डायरेक्ट डाल देंगे 1.8 पीएच वाला एसिड, स्किन को पूरा जला के राख कर देगा जी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए सर आपको इसके नीचे म्यूकस होना जरूरी है। ऑक्जेंटिक सेल इस तरह से अरेंज रहता है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल हुआ ना, तो यहाँ से एचसीएल डाल देगा और अपने ही सेल पे असर नहीं पड़ने देगा, है ना। और एचसीएल यहाँ पे रहता है, क्योंकि आप पानी पीती रहती हो इसलिए एचसीएल का ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। यही पानी पीना छोड़ दीजिए, 6-7 दिन तक पानी नहीं पीजिए, तो एचसीएल क्या हो जाएगा सर, आपके स्किन को या आपको म्यूकस को तोड़ करके इस सबको जलाना शुरू कर देगा जी, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, एचसीएल आपको यहाँ मौजूद है। तुम लोग कहोगे सर इसका साइड इफेक्ट हम लोग को क्यों नहीं फील होता है, नहीं फील होता है क्योंकि आप पानी पीते नहीं, देखियो कोई चीज में ज्यादा पानी मिला दोगी तो डाइल्यूट हो जाता है ना, डाइल्यूट चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ज्यादा पानी पीने से। या म्यूकस भी है सर, इस बीच में क्या है, म्यूकस है। म्यूकस आपके स्किन को बचाने की, स्टमक के जो मसल्स है, स्टमक के मसल्स को बचाता है, किसके असर से, एचसीएल के असर से। सर एक छत्र राज हुआ एचसीएल का यहाँ पे। आप जब खाना खाते हो उस टाइम ऐसा पानी पीते नहीं है, उस वजह से यहाँ पे जो खाना जो रहता है सर एचसीएल के साथ पूरा लपटा जाता है और पूरा खाने का पीएच 1.8 हो जाता है, ठीक है। 1.8 पीएच किसके वजह से हुआ है, एचसीएल की वजह से हुआ है। एचसीएल क्या करता है, मेक फूड एसिडिक, ये आपको खाना को एसिडिक बना देता है, मेक फूड
एसिडिक, है ना, ये याद रखिएगा। मेक फूड एसिडिक, ये एसिडिक बनाता है खाने को, ये बात याद रखना है आप लोगों को। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, ये खाना को एसिडिक बनाया तो कितना पीएच पे ले गया खाना को, 1.8 पीएच पे ले गया जी, ठीक है। अगर यही टाइम में वोमिटिंग हो जाए तो पूरा जो उल्टी को जो बाहर निकालेंगे, वोमिटिंग जो वोमिट सब जो रहेगा बाहर में, उसका पीएच स्केल से नापोगे ना तो 1.8 पीएच शो करवाएगा, ठीक है। खैर छोड़िए, लेकिन आप लोगों को याद रखना क्या कि जब खाना एसिड के साथ मिल जाता है, ठीक है, एसिडिक फूड हो जाता है, तो इसको हम लोग काइम बोलते हैं, काइम। काइम स्पेलिंग याद रखना, 10th है ना। तो पूछेगा एसिडिक फूड को क्या कहते हैं, एसिडिक फूड को काइम बोलते हैं। कब एसिडिक फूड का, बाहर का खाना, खट्टा खाना नहीं, आपके स्टमक में जो खाना पहुंचा है उस खाना को हम लोग क्या नाम देंगे, काइम के नाम से बुलाएंगे, याद हो गया। अब उसके बाद आइए, ये पूरा इलाका किसका था, आपको स्टमक का इलाका है। इस स्टमक के इलाके का पीएच कितना था, 1.8 था पीएच। इस जगह पे पीएच कितना रखे हुए थे हम लोग, 1.8 पीएच रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे HCl का पूरा दौर चल रहा है सर, HCl पूरा चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद आता है सर, इसमें आपको पेप्टिक सेल, याद कीजिए, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल था, या इसी का दूसरा नाम क्या रखी थी आप, चीफ सेल, चीफ सेल था। ये आपको क्या करता है, ये आपको पेप्सिनोजेन बनाता है, पेप्सिनोजेन बनाता है। और ये पेप्सिनोजेन, है ना जी, यहाँ से मान लीजिए था, देखिए यहाँ से आया पेप्सिनोजेन, ये सोया हुआ है, ये जगा हुआ नहीं है, ठीक है, सोया हुआ है, क्योंकि नाम के अंत में जेन लगा हुआ है जी। लेकिन जैसे ही HCl के संपर्क में आता है, HCl के संपर्क में आया, 1.8 पीएच के संपर्क में आया, तुरंत किस में बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है, पेप्सिन, है ना, नाम है ये। आप कहिएगा कि नाम के अंत में तो एज लगाते थे, ये भाई यहाँ पे कॉमन नेम है इसका, ये ज्यादा फेमस हो गया वर्ल्ड में, इसलिए इसका आपको ना बायोलॉजिकल नेम जो नहीं था ना, एंजाइम के नाम के अंत में क्या होता है, एज होता है ना। लेकिन यहाँ पे कोई एज वगैरह नहीं लगाएंगे, सीधा कॉमन नेम याद रखेंगे जी, ठीक है, बहुत फेमस नाम है ये, पेप्सिन, है ना जी। और जो वाला जो बैच 11th वाला, उसमें जब हम प्रियन पढ़ाएंगे ना तो उसमें भी इसका बात आएगा याद, मतलब इसको हम लोग एक बार वहां पे भी सुनेंगे नाम, इसलिए याद रखिएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो देखते हैं ये आपको एक्टिव एंजाइम है सर, है ना, ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। चलिए एक्टिवेट हुआ, ठीक है, किसको मारेगा, क्या किसको, किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये देखिए, ये प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। प्रोटीन, जो भी प्रोटीन हम लोग खाते हैं उस प्रोटीन का हल्का फल्का ब्रेक डाउन, मतलब देखो तुम इमेजिनेशन करो कि अगर 100 प्रोटीन हम लोग खाए हुए थे, है ना, मान लीजिए 100 चिकन पीस, यानी कि 100 को आपको फाइबर खाए, या जो भी प्रोटीन खाइयो 100 खाइयो, तो 100 में से 90 प्रोटीन वैसा ही रह जाएगा जैसे था, 90 प्रोटीन को तो टच भी नहीं किया सर। जैसे याद करो तुम लोग जो स्टार्च पढ़ा रहे थे ना, नहीं कहते उसका सेलेबरी एमाइलेज का नखरा, सेलेबरी एमाइलेज मात्र 30% स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि अगर आप 100% प्रोटीन ली हो तो 90% तो अनटचेबल रह जाएगा, मात्र 10% प्रोटीन को ही सर ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को तोड़ता है सर। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है जी, ठीक है, तोड़ने के बाद कुछ और बना देता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। इंग्लिश से यहाँ पे 10th क्लास के बच्चे के लिए चलेगा कि पेप्सिन का वर्क पूछ रहा है आपसे 10th क्लास का टीचर, ठीक है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा कि पेप्सिन क्या करता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अब कहोगे टीचर बोला नहीं समझा, मतलब वो कहेगा नहीं थोड़ा सा एलैबोरेट करो, तुम कहोगे सर जब हम लोग मांस खाते हैं ना, मांस का हल्का फल्का हिस्सा, मांस कहो या दाल कहो या प्रोटीन जो भी खाते हैं हम लोग, उसका हल्का फल्का हिस्सा वो कहाँ पे टूट जाता है, स्टमक में। फिर टीचर पूछे क्या स्टमक का काम है ये सब, नहीं, तुम कहोगे स्टमक का ये काम नहीं था, स्टमक का काम है 4 से 5 घंटा खाना को स्टोर करना, लेकिन इसी दौरान क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन तोड़ देता है वो, मतलब 90% प्रोटीन अभी भी वैसे ही बचा हुआ है, सब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटेगा जी। मतलब स्टमक भी कोई बड़का काम नहीं करता डाइजेशन में, जैसा आप सेलेबरी एमाइलेज को देख रही थी, ये उसी तरह से ये भी आपको हल्का फल्का ही तोड़ता है, 10% ही प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है जी, ठीक है, और 10% जो प्रोटीन जो डाइजेस्ट करता है सर, ठीक है, और बाकी सब वैसा का वैसा ही रह जाता है, पर तोड़ा ना, टूटा नहीं, ये बात ठीक है जी। मतलब आप प्रोटीन खाइएगा तो प्रोटीन कहाँ पे जाके डाइजेस्ट होना शुरू होता है, स्टमक में डाइजेशन इसका स्टार्ट होता है जी, ठीक है, पर आपका सेल तो नखराबाज है, वो तो देखिएगा 90% बाकी है, और उसको भी तोड़ो भाई, तब ये हम कुछ सोचेंगे, ठीक है। इस वजह से सर आपको आगे भी और काम चलता है जी, ठीक है, जा रहा है जी बात समझ में। पेप्सिन का एक नखराबाजी ये भी है कि ये भी 1.8 पीएच का डिमांड करता है, जब तक इसको 1.8 पीएच नहीं मिलेगा तो ये आगे डाइजेशन का काम को नहीं बढ़ने देगा जी, ठीक है, डाइजेशन के काम को क्या करेगा, रोक के रखेगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं, रुक जाओ, इसको आप थोड़ा सा और सुनना है। 10th का लेवल खत्म हो गया जी, 10th का लेवल इतना ही था, 10th के बच्चे के लिए, है ना, नाम सब सुनना था, HCl, पेप्सिनोजेन, है ना, उसके बाद पेप्सिन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ये सब सुनना था जी, ठीक है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टमक पढ़ेंगे अच्छे से।
देखिए स्टमक हुआ ये, है ना। स्टमक को जब देख रहे थे हम लोग, तो स्टमक में ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, इसका नाम क्या सर आपको, ये पूरा कंपार्टमेंट जो देखते हैं जी, ठीक है, इस कंपार्टमेंट में ही खाना पीना डाइजेस्ट होगा। ये पूरा लाइनिंग जो देख रहे हो, ये लाइनिंग किसका है, म्यूकस का लाइनिंग है, म्यूकस का लाइनिंग हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बता रहे थे आपको क्या, कि इसमें HCl पाया जाता है, HCl के वजह से यहाँ का पीएच कितना हो जाता है, 1.8 पीएच हो जाता है, एकदम शार्प, यही याद रखोगी। और उसके बाद HCl का काम क्या है, HCl का काम है पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, ये जिसमें आपको पेप्सिन में, ये आपको पेप्सिन में इसको बदल देता है, ठीक है। और पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन क्या करता है सर, ये प्रोटीन को तोड़ देता है सर। अब प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें तोड़ता है सर, पेप्सिन। ये भी नखरेबाज एंजाइम है, काम करने के लिए 1.8 पीएच चाहिए। अब पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये भी ध्यान रखना तुम लोग कि पेप्सिन पार्शियल ब्रेकडाउन करता है, 100% नहीं, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन तोड़ता है सही है, लेकिन ये पार्शियल ब्रेकडाउन करता है जी, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ यह। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि चलिए सर ठीक है, तोड़ा ना कुछ भी, तोड़ने के दौरान, है ना, कौन सा केमिकल बनता है, प्रोटीन 100 लिए थे हम, 100% लिए थे, उसमें 90% प्रोटीन तो वैसे ही रह गया अनटचेबल, और यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ लिख रहे हैं जी, ठीक है। और बाकी जो टूटा है प्रोटियोज में, प्रोटियोज में टूटा है, और है ना पेप्टोर्स, है ना पेप्टाइड में टूटा है। देखो किसी को याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो प्रोटियोज, है ना, इसको हम लोग 8 एमाइनो एसिड को मानेंगे, 8 एमाइनो एसिड का बना होता है ये, 8 अमीनो एसिड है सर। तुम लोग खुद समझ गया होगा कि सर सेल तो नाराज हो जाएगा, सेल तो बोलता था एक बार में 1 मॉलिक्यूल, यहाँ 8 मॉलिक्यूल हुआ है। तुम तोड़ तो लिए हो, लेकिन सर अच्छे से नहीं तोड़ पाए हैं, मोनोफॉर्म में नवादा हुआ था कि डाइजेशन का मतलब मोनोफॉर्म, पर यहाँ हल्का फल्का आपको बॉन्ड बना है सर। मतलब ये यहाँ पे था 1 लाख एमाइनो एसिड, यहाँ पे 1 लाख एमाइनो एसिड था, तो सर सब तो ऐसे ही रह गया। कुछ टूटा भी, तो टूटा तो सर आपको एक 8 पीस में टूटा है और एक 9 पीस में टूटा है। थोड़ा इंग्लिश यहाँ पे याद करना पड़ जाएगा आप लोगों को, है ना, नहीं तो एग्जाम में तो कुछ भी लिख दोगी, लेकिन आगे नीट में पूछेगा तो पेप्सिन क्या बनाता है वो पूछ सकता है। तो पेप्सिन ये बनाता है प्रोटियोज, है ना, और एक पेप्टाइड लिखे हैं यहाँ पे, पेप्टाइड स्पेलिंग दिख रहा होगा, और पेप्टाइड 9 एमाइनो एसिड का होता है, और प्रोटियोज कितना होता है, 8 एमाइनो एसिड का होता है जी, ठीक है। कुछ किताब 10 लिखता है इसको, 9 से 10, 9 to 10, तो अभी हम लोग इस पे नहीं फंसेंगे। तुम बस इतना देखो कि एक बल्क हुआ सर, अभी भी रिमेनिंग बाकी है, मोनोफॉर्म में नहीं तोड़ पाया सर, ठीक है, आगे और टूटेगा, तो इसका मतलब सर प्रोटीन का पार्शियल ब्रेकडाउन माना जाएगा इसको, हल्का फल्का। जैसे उधर भी देखे थे ना, माल्टोज टूटा था, माल्टोज बना था, लेकिन यहाँ भी आप वैसे ही देख रहे हैं कि इसमें भी आपको, है ना, बाकी रिमेनिंग है, ठीक है। तो इतना काम समझ में आया, पेप्सिन का काम समझ में आया। पेप्सिन नखरेबाज है, एनसीईआरटी 10th का पढ़ोगी ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि पेप्सिन एक तरह का ए टाइप ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटोलाइटिक करने का क्या मतलब, प्रोटोलाइटिक करने वाला जो प्रोटोन के प्रेजेंस में काम करता है, प्रोटोन मतलब वही H+ के प्रेजेंस में काम करने वाला, एसिड के प्रेजेंस में काम करता है, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ गया प्रोटोलाइटिक। अब भी हम जान रहे, तुम लोग कि आप तो पढ़ाते थे कि डाइजेशन का एंजाइम हाइड्रोलाइटिक होता है, भाई हाइड्रोलाइटिक पानी की मदद से तोड़ रहा है, पर माहौल कैसा चाहिए इसको, माहौल चाहिए आपको H+ वाला जी, ठीक है। याद आ रहा है लाइसोजाइम पढ़ा था ना एक बार, सुसाइडल बैग, उसमें भी तो बोले थे कि वहां पे भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, प्रोटोन के प्रेजेंस में काम करने वाला, है ना, प्रोटोन के प्रेजेंस में जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, है ना, आपको प्रोटोलाइटिक। प्रोटोन और H+ को प्रोटोन पढ़ते हैं, तो कहीं से इतना हार्ड नहीं बोलिए, थोड़ा सा इजी, तो वही एसिडिक मीडियम में काम करने वाला, जो एसिडिक मीडियम में काम करता है उसको हम लोग प्रोटोलाइटिक एंजाइम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना जी, समझ में आ रहा है ना। एक और चीज सुन लेते हैं, 10th के बच्चों को भी पढ़ा रहे जी, ठीक है, 10th के लेवल से एक और नाम सुनते हैं। एक था सर आपको रैनिन नहीं, प्रोरैनिन था। प्रोरैनिन एक सोया हुआ एंजाइम है सर, ठीक है, इसका नाम क्या है आपको, प्रोरैनिन, है ना, एक नाम आता है प्रोरैनिन। देखो एक भारी बात क्या है कि प्रोरैनिन है ना, हम लोग में अब नहीं निकलता है, हम लोग जितने भी है, हम हुए और आप लोग हुए, आप लोग के बॉडी में प्रोरैनिन नहीं बन रहा होगा, ना ही मेरे बॉडी में प्रोरैनिन बन रहा था। प्रोरैनिन किसमें बनता है ना, इन इन्फेंट में बन रहा होता है, इन्फेंट में। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होता है ना, उसी को इन्फेंट कहते हैं। जो माँ के मिल्क पे डिपेंड रहता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, इन्फेंट के तौर पे मानते हैं। ध्यान रखना, चाइल्ड नहीं बोलना, चाइल्ड बोलोगे तब भी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। जो आपको जो माँ का दूध छोड़ देता है, मतलब साल भर होते होते माँ का दूध छोड़ करके उसको दाल चावल खाना शुरू कर देता है ना, माँ का दूध परमानेंटली जो छोड़ देता है, उसके बाद अपने आप सेल्फ सर्वाइव करने के लिए कैलोरी या प्रोटीन सब लेता है, ऐसे बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड हुआ तो मतलब आपको देखो इन्फेंट का डिफिनेशन दे रहा है, ये भी याद रखना, ये सब टीचर से पूछता है
नीट भी पूछ सकता है आपसे, इन्फेंट किसे कहते हैं? ए चाइल्ड लेस देन ईयर, है ना, ए चाइल्ड, है ना, लेस देन ईयर, है ना, जिसका लाइफ यानी जो उसका उम्र जो देखते हैं वो आपको कम होगी, ठीक है। ऐसे बच्चे को हम लोग क्या मानते हैं? एक ऐसा बच्चा जिसका उम्र 1 साल से कम हो, है ना, ए चाइल्ड लेस देन, है ना, ए ईयर, है ना। कैसे डेफिनेशन क्या लिखे, है ना, ए चाइल्ड आपको, ए चाइल्ड लेस देन ईयर, है ना, 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा होगा उसको इन्फेंट मानेंगे जी, ठीक है। और इन्फेंट में ही आपको क्या निकलता है? रेनिन निकलता है। आप लोग के दिमाग में पहला सवाल उठेगा कि भाई सर इन्फेंट के ही अंदर में क्यों निकलता है, हम लोग के पास क्यों नहीं बनता रेनिन? और रेनिन है तो करता क्या था, वो काम क्या करता था, सब सुनेंगे। पहले तुम लोग स्पेलिंग याद की ना, रेनिन का स्पेलिंग में डबल एन है। एक बार हम किडनी पढ़ाएंगे ना तो वहां भी रेनिन वर्ड बोलेंगे। किडनी की जिस दिन किडनी पढ़ाना होगा उस दिन भी रेनिन शब्द आएगा, लेकिन उस दिन स्पेलिंग में चेंज रहेगा, है ना, पर प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा लगेगा। प्रोरेनिन हम पढ़ा रहे हैं आपको। पहली बात तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा है, बनाया कौन? वही पेप्टिक सेल वही बनाया इसको। और बनाया तो सर प्रोरेनिन बनाया, सोया हुआ है, इसका मतलब जगेगा किसकी मदद से? HCl की मदद से। पर किसमें पाया जाता है पहले? प्रोरेनिन, है ना, प्रोरेनिन पाया जाता है इन्फेंट में पाया जाता है। अब सर सुनो बात को, ठीक है। देखो अगर आप कोई लिक्विड डाइट लेते हैं ना, जैसा अभी देखिए आप लोग फास्टिंग करते हैं, है ना, और आप लोग को जब रोजा तोड़ते हैं, मतलब फास्टिंग जब इंड होता है शाम में, तो आप लोग सबसे पहले शरबत पीते हैं। और शरबत पीते ही तुमको एनर्जेटिक महसूस, मतलब एनर्जी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, लगता है कि हाँ ताकत आ गया। ऐसा क्यों होता है? देखो बायोलॉजी में कहा जाता है कि अगर आप लिक्विड डाइट लीजिएगा ना, लिक्विड वाला डाइट लीजिएगा तो तुरंत डाइजेस्टिव सिस्टम को पार कर देगा, मतलब स्टमक को पार कर जाएगा। हम क्या बोले थे याद कीजिए, स्टमक स्टोर करता है सामान को, वो डाइजेस्ट नहीं करता, हल्का फल्का डाइजेस्ट किया तो उसका इग्नोर कीजिए आप, ठीक है। लेकिन सर वही जगह लिक्विड डाइट लेंगे तो लिक्विड डाइट को स्टोर कर ही नहीं पाएगा, पानी है, पानी तो आराम से आगे चला जाएगा, है ना। पानी पीते ही आपको देखिएगा कुछ देर में आपको ताकत फील होने लगता है, या शरबत पीने से थोड़ा देर ताकत महसूस होने लगता है, क्योंकि सर वो स्टमक को पार करके कहाँ पहुंच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते ही वहां पे उसके साथ डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। 5 से 10 मिनट के अंदर में एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो दिमाग लगाओ सब लड़का, कि अगर मान लीजिए कि आपको नहीं कि कोई बच्चा माँ का जो दूध पीता है, क्योंकि देखिए इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट क्या होता है? 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, और वो जो है ना, वो जो है इन्फेंट जो देखते हैं, वो इन्फेंट 1 साल से कम उम्र का बच्चा होता है। अब वो माँ का दूध ही पिएगा वो, और माँ का जो मिल्क तो लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड स्टेट में पिया वो तुरंत पार कर गया डाइजेस्टिव ट्रैक को, डाइजेस्टिव ट्रैक में तो स्टमक को पार कर गया, इंटेस्टाइन में आया, तो उसको एनर्जी तो मिल जाएगा, लेकिन उसको भूख लगा रह जाएगा ना। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? ये देखिए स्टमक तो खाली रहा, स्टमक खाली, फिर उसको भूख लगा, तुरंत फिर नहीं जाएगा। तो इमेजिनेशन करो बच्चा ऐसा हो जाए, ये सब खाली मिल्क पिएगा, और मिल्क तो लिक्विड है, लिक्विड तो आगे पास गया, इससे तुरंत भूख लगा, फिर बच्चा पिए जाएगा, मतलब अजीब हो जाएगा ना ही माँ इसको उतना नरिश कर पाएगी, और ना ही बच्चे के लिए फायदेमंद है, ठीक है, क्योंकि बच्चे के अंदर में एक्सेस एनर्जी आ जाए, मतलब अजीब हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? तो देखिए नेचर कितना आपको सोचता है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है नेचर में जो जानता है कि बच्चा जो है ना माँ का जो मिल्क पिएगा उसको स्टोर करके रखना जरूरी है। कहाँ स्टोर करके रखना जरूरी है? स्टमक में, ठीक है। क्या हुआ देखते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट के नाम से बुलाते हैं। और इन्फेंट के साथ क्या आपको होता है सर? वो माँ के मिल्क पे ही डिपेंडेंट होता है, तो माँ का मिल्क उसके शरीर में ज्यादा देर तक टिकेगा तब ना, मतलब माँ भी रिलैक्स रहेगा, बच्चा को भी सर पेट भरा हुआ महसूस होगा। तो पेट भरा हुआ कब महसूस होता है? जब उसके स्टमक में कुछ रहे तब तो, और लिक्विड डाइट खाएगा तो आगे निकल जाएगा। लेकिन दिमाग देखिए कैसा दिमाग लगता है सर उस सबके बीच में, कि सर प्रोरेनिन जो होता है ना, प्रोरेनिन, ये प्रोरेनिन कहाँ पाया जाता है? उसके स्टमक में पाया जाता है। अब प्रोरेनिन क्या करता है? HCl के संपर्क में आते ही ये किसमें बदल जाता है? रेनिन में चेंज कर जाता है, ठीक है, रेनिन में। रेनिन का काम क्या होता है? माँ के बच्चे का जो बच्चा जो माँ का मिल्क लिया है ना, उस मिल्क में जो कैल्शियम होता है, ठीक है, मिल्क में हम सब जानते हैं कैल्शियम पाया जाता है। रेनिन क्या करता है? उस कैल्शियम को हटा देता है जी। देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, कैल्शियम प्लस क्या होता है? कैसिन प्रोटीन होता है। दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये कैल्शियम प्रोटीन और इस दोनों को तोड़ दोगी ना, जैसे टूट गया तो सर कैल्शियम अलग हो जाएगा और कैसिन प्रोटीन अलग हो जाएगा जी, ठीक है। जैसे दोनों अलग होगा सर ये मिल्क क्या हो जाएगा? क्लॉट कर जाता है। मिल्क क्या होगा सर? क्लॉट करेगा। दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब क्या, फिर से बोलते हैं, मिल्क जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये मिल्क में कैल्शियम और कैल्शियम प्रोटीन है। जैसे तुम नहीं देखती हो कभी कोई चीज में से, है ना, कोई सोल्यूशन होता है उसमें से कुछ चीज ऐड निकाल लीजिएगा तुरंत सोल्यूशन जम जाएगा, है ना जी। ऐसा बहुत सारा रिएक्शन सब देखे होंगे, हम आपको एग्जांपल अभी दे नहीं पा रहे हैं। कुछ भी ऐसा सोचो ना जिसमें लिक्विड हो, उसमें से कुछ ऐसा चीज निकाल के पूरा जम जाए,
सेम बात यहाँ पे भी है कि जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि मिल्क में से कैल्शियम को सेपरेट करेगा कौन, रेनिन, पूरा मिल्क क्लॉट कर जाता है सर। क्लॉट करना ही तो हम चाह रहे थे सर, तो क्लॉट कर जाए तो मिल्क पूरा जम जाएगा ना इसमें, जम जाएगा तब धीरे धीरे ना आगे भागेगा, पूरा ऐसे थोड़े जाएगा। याद करो, अभी नहीं बोले तुम लोग को, अभी तुम लोग दिमाग लगाया, लिक्विड लीजिएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम को पार कर जाएगा और तुरंत आपके इंटेस्टाइन में आके एनर्जी दे देगा। लेकिन हमको सर खाना आपको ऐसे खाना है कि सर 4-5 घंटा तक भूख न लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ऐसा अब सॉलिड या सेमी सॉलिड डाइट लेते हैं ताकि वो आपके स्टोमक में स्टे करे, कुछ देर तक रहे तो आपको भूख न लगे। तो हम आपको बताए हैं कि बच्चा सब जो मिल्क लेता है तो उसका कैल्शियम जैसे हट गया तुरंत ये क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट करने से इसमें रह जाता है। आप कोई प्रैक्टिकल करके देखा है क्या? कोई बच्चा छोटा सा रहेगा ना, 1 साल से कम का, देखना माँ का दूध पिया रहे और तुम उसको पेट थोड़ा हल्का सा दाब दो, या कभी देखना उसके मुंह से ना दही जैसा चीज निकलता है, देखा है जी अब्दुल रहमान तुम कभी ऐसा कुछ? कोई बच्चा को देखिएगा उस, है ना, उस बच्चे को पेट दाबो ना, थोड़ा सा मुंह से दही जैसा कुछ निकलेगा, वो दही ये बता रहा है कि उसके बच्चे के। हाँ बोलो सर, तो ये पेट जो है भरा क्यों रहना चाहिए? उसको एनर्जी तो मिल गया ना। एनर्जी नहीं, भूख लगने का नहीं। तो फिर देखो हम क्या कल बोले थे कि स्टमक खाली हुआ भूख लगने का एहसास हो जाएगा। जैसे तुम खाना 4 घंटा पहले खाए रहोगे, तुमको भूख लगेगा, काहे भूख लग रहा है कि स्टमक खाली हुआ। स्टमक खाली होगा तुरंत ब्रेन तुमको मैसेज करेगा कुछ खाओ भाई, भरो पेट को। नहीं भरोगे पेट को तो तुम फिर अपने मन नहीं लगेगा पढ़ने में, ब्रेन पूरा स्विच ऑफ हो जाता है, पूरा सिस्टम स्विच ऑफ। समझा रहा है क्या? मतलब पेट भरा होना चाहिए, तब ये इंसान क्या होता है आपको नहीं कि फील गुड समझता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी है कि बच्चे का पेट खाली हो जाएगा, दूध पिया, एनर्जी तो मिल गया, ठीक है, पर पेट खाली हुआ तो ब्रेन को ये लगा कि बच्चा भूखा है, तुरंत फिर से कहे ऊपर से खाना खाओ। इससे दिक्कत नहीं हो जाएगा? तुम सोचो ना, 24 घंटा माँ का दूध ही पीता रह जाएगा वो। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, उसका ब्रेन या उसका एनर्जी देखिए कि उसका ब्रेन का एक सेल आपको रेनिन बनवाने के लिए कहता है। रेनिन क्या करता है, कुछ नया नहीं किया, ये कुछ ऐसा नहीं समझना कि एनर्जी दे रहा है, यहाँ से बस मिल्क को क्लॉट करवा दिया। मिल्क को क्लॉट कराया जिससे जम जाए, तुमको वैसे लैक्टोबैसिलस यहाँ पे डाल देते हैं, भाई लैक्टोबैसिलस दूसरा बैक्टीरिया कहाँ, यहाँ कहीं पे कोई रिलेशन का HCl है, जलाइए देगा बैक्टीरिया को। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि दूध को जमाना हो, दूध को क्लॉट करना हो, या ठेठ भाषा सुनिए, जो 9th 10th का जो लड़का होता है उसको हिंदी में समझाना शुरू करे, तो दही बनाना हो तो रेनिन की आवश्यकता पड़ती है। क्या ये दही खाने लायक है? मतलब हाँ जी, क्यों नहीं खाने लायक, मतलब ये क्लॉट किया हुआ मिल्क हो गया, मिल्क जम गया है जी। ठीक है, समझा? जैसे फ्रिज में रख के मिल्क को जमा देते हो ना, वैसे यहाँ पे जम गया है, कैल्शियम हटते ही मिल्क जम जाएगा। कैल्शियम को हटा दीजिए, कैल्शियम को आपको फॉल ऑफ करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा जी। समझ में आ रहा ना? दूध को जमाना हो, कैल्शियम को हटाना है जी। ठीक है, मान लीजिए आप तुम लोग बहुत कुछ इस पे सोच रहा होगा बहुत लड़का, पहले ये तो जवाब मिल गया ना कि बच्चे में स्टमक में सामान को स्टे करने के लिए, सामान क्या है उसका मिल्क है ना, तो मिल्क को स्टे करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेनिन का आवश्यकता पड़ता है जी। ठीक है, बहुत सारा लॉजिक दिए हम तुमको। कोई पूछ देगा ना तुमको कि बच्चा तो लिक्विड डाइट लेता है तो स्टमक से दही जैसा चीज कैसे बाहर निकलने लगा, ठीक है, तो जवाब दोगे कि उसमें रेनिन होता है और रेनिन मिल्क को जमा देता है जी। ठीक है, अब उसके बाद कोई टीचर ये पूछा भाई क्यों जमा देता है, ताकि सर उसको भूख न लगे बार बार, है ना, थोड़ा देर बाद भूख लगे। ठीक है, ये हो गया सर। कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस कैल्शियम तो हटाया हल्का सा, हटाने से जम गया ताकि बच्चे को 4-5 घंटा तक भूख लगे या 2-3 घंटा तक भूख न लगे जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या अभी हम सब में रेनिन निकल रहा है? बिल्कुल नहीं, एक जरा भी रेनिन नहीं निकल रहा होगा, नामो निशान भी नहीं होगा। रेनिन निकलना बंद हो गया होगा, वो सेल जो रेनिन निकालने की कोशिश कर रहा था वो भी आप निकालना बंद कर दिया होगा जी। ठीक है, रेनिन सिर्फ और सिर्फ बचपन में 1 साल के जब रहे होंगे हम लोग तब दिखाई दिया होगा, अभी रेनिन का कोई यूज नहीं है जी। ठीक है, अब देखो जस्ट इसका रेनिन का टैबलेट भी आता है जी। ठीक है, मार्केट में रेनिन का टैबलेट भी आपको मिलेगा। किसी को पूछना है क्या? यस सर, ये देखिए अगर हम लोग अभी फिर से लिक्विड डाइट लेना शुरू कर दे, हाँ, तो फिर रेनिन बनना शुरू हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो आदमी बहुत कमजोर हो जाएगा। ठीक है, वो आदमी कमजोर हो जाएगा, वोमिटिंग सब होना शुरू हो जाएगा, शरीर नहीं एक्सेप्ट करेगा, है ना, अभी अलग हो जाएगा जी। ठीक है, अभी तुम लिक्विड डाइट लोगे तो नस के रास्ते से लेना होगा, मतलब नहीं होता जब कमजोर पड़ जाता है तो पानी चढ़ाते हैं, वैसा टाइप का होगा। स्टमक के रास्ते से हमेशा लिक्विड डाइट नहीं दे सकते, तुम खुद नहीं ले पाओगे। तुम देख लेना अपना, एक ट्राई करके देना कि हमेशा शरबत या पानी पी के रह जाएंगे, तुमको ऐसा कभी फील है, मतलब तुमको लगे ब्रेन पूरा एकदम सरदर्द हो जाएगा, ऐसा समझा रहा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, सरदर्द टाइप का हो जाए, मतलब नहीं ले सकते, है ना। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। हाँ बोलो सर, जो सेपरेटेड कैल्शियम है फिर वो कहाँ जाता है? वो तो वही आगे बढ़ जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, इंटेस्टाइन के रास्ते से ब्लड में मिल करके फिर उसके हड्डी को मजबूत करेगा, हड्डी को मजबूत करेगा। ठीक है, ठीक है, और हम बता रहे थे क्या, हाँ यहाँ तक तो समझ में आया ना रेनिन। अब देखो एक सिचुएशन समझो, मान लीजिए कि तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट आया, ठीक है, गेस्ट मतलब 100-200 आदमी आ गया, और 100-200 आदमी ना डिमांड कर दिया कि दही खाना है। ठीक है,
और दही खाना है उसमें से कह दिया कि भाई लाइए, तो आप तुम लोग जाओगे मार्केट, दो तरीका होगा ना, या तो 15 kg की दही खरीद के लेके आओगे 15-20 kg, या तो दिमाग लगाओगे। सर पढ़ाए थे क्या कि दही बनाया जा सकता है मिनटों में। मिनटों में दही बनाने का क्या तरीका हो, एक रेनिन का टैबलेट लेके आएंगे, है ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दूसरा क्या है सर, आपको रेनिन का टैबलेट लेके आएंगे और जितना दही बनाना है उतना दही के लिए मिल्क खरीद के ले आएंगे। और रेनिन का टैबलेट जैसे तुम तोड़ के डालोगी तुरंत जम जाएगा, ठीक है। और जैसे तुरंत जमा तुरंत दही परोस दो, है ना, हो गया, है ना। हाँ ये मत बताना उसको, मेहमान को, कि ऐसे ऐसे प्रोसेस से बनता है ये, ठीक है, वो अजीब लगेगा उसको लगेगा कहीं बच्चे का वही नहीं, बच्चे का जो नहीं देखते हो, बच्चे को जो दावी थी तो उससे जो दही निकला था उसी से रेनिन निकाला जाता है ना जी। रेनिन कैसे निकालोगी, ठीक है, या रेनिन टैबलेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। रेनिन टैबलेट निकालेंगे हम लोग वही बच्चे का जो दही जैसा चीज बन गया था उससे, यानी बच्चे के शरीर से निकाला जाएगा रेनिन। हो गया, दिमाग लगा, दो बात हो गया जी सर, जान। हाँ क्या हुआ, आर्टिफिशियल नहीं रहता है, आर्टिफिशियल होगा, है ना, हम होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैल्शियम को अलग करने वाला हो ही सकता। दवा सबका नाम नेट पे सर्च कर लेना ना, कोई दवा का नाम जो रेनिन के जैसा हो, आर्टिफिशियल रेनिन। तो सर दुकान में जाएंगे तो वही क्या वाला दे देगा? नहीं जी, हम ऐसा बोले हैं कि वो टैबलेट रेनिन वाला है, रेनिन का टैबलेट आता है, नेचुरल भी होता है और वो आर्टिफिशियल भी होता होगा, समझा आया। दही बनाना हो मिनटों में, है ना, बिना किसी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, किसी को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किए बिना ही आपको दही बनाना है तो आप रेनिन का इस्तेमाल करके दही बना सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, खाने में टेस्टी ही लगेगा, ठीक है। सर और ये जो सर ये दही बनेगा तो इसका सेम वही टेस्ट होगा जैसे ओरिजिनल दही का होता है? हाँ वही सब जो मिल्क का फ्रूट टेस्ट होता है वही उसका टेस्ट होगा, है ना। बहुत सारा कंपनी यही तरीके से। अरे फिर रेनिन को सर हम लोग को एक्टिवेट भी करना होगा? क्यों एक्टिवेट करना, वो एक्टिवेट फॉर्म में ही देगा तुमको। अच्छा पहले ही से हाँ एक्टिवेटेड फॉर्म में देगा, खाली उसके पास सबस्ट्रेट की कमी है, सबस्ट्रेट तुम ला के दे देगा तो प्रोडक्ट बनाने लगेगा वो, ठीक है। ये एंजाइम है, एक्टिव फॉर्म में देगा, समझ आया। अब देखो कहानी नंबर 2 सुनो, है ना, कहानी से पूछता है मेडिकल में, ठीक है, लंबा क्वेश्चन बना देगा और उसके बाद है ना आपको ऑप्शन देगा कि आपको बनाना है, ठीक है, बनाने दीजिएगा। आर्टिफिशियल मिल्क क्लोटर करना है तो क्या करना होगा, तो आप जब आप क्या दीजिएगा, रेनिन का टैबलेट डालेंगे। अब एक दूसरा कहानी सुनो, कहानी क्या है, देखिए बहुत बड़ा जो कंट्री सब होता है, जैसे आप इराक सब जाइएगा या सऊदी अरब से जाइएगा तो वहां पे ना लोग सब सफर पे निकलता है, ठीक है, सफर पे निकलता है, पूरा कबीला का कबीला निकलता है, ऊंट पे अपना नहीं होता है, पूरा देखोगे पूरा कारवां निकलता है इससे, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। तो एक कहानी है, ठीक है, कहानी से रेनिन का खोज कैसे हुआ था वो पता चलेगा तुमको, है ना। कहानी क्या था कि एक बार क्या हुआ कि मतलब नहीं होता, सफर पे निकला पूरा काफिला पूरा निकला है, उसमें से एक बच्चा भी उस सफर में जाना चाह रहा था, ठीक है। जो बच्चा उस सफर में जाना चाह रहा था ना, तो उसकी माँ है ना, मतलब थोड़ा सा सेंटीमेंट थी, उन्हें उससे जुड़ी हुई थी अपने बच्चे से, ठीक है। तो वहां के लोग सब है ना, मतलब एक चमड़े का बैग रखता है जी, ठीक है, चमड़े के बैग में ही आपको पानी भर के ले जाता है जी, ठीक है। कभी देखना अजमेर सबको गए होगे ना, वहां देखना एक आपको चमड़े का बैग से पानी तुमको देगा जी, ठीक है। और वैसा ही बैग इसको भी मतलब था, वहां के लोग कभी तुम देखना चमड़े का बैग था, वो कैसे बनता है, स्टमक सब जानवर का स्टमक काट करके एक तरफ से पूरा सिल देगा बढ़िया से, ताकि पानी इसके अंदर में अटका रहे, ठीक है। तो वहां के लोग सब क्या थे, सऊदी अरब में ऊंट का जो नहीं बैग होता है, ऊंट का जो पेट होता है ना, उसी पेट को अच्छे से बना करके तैयार किया गया चमड़े का बैग था, जिस बैग में पानी रख करके ले जाता है लोग सब प्यास लगने पे पीने के लिए, ठीक है। चमड़े का ही बैग क्यों, क्योंकि पानी इवेपोरेट होने से रोकता है वो। दूसरा पॉइंट, जब वो माँ अपने बच्चे को जब तैयार करे थी ना जाने के लिए, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उस बैग में, चमड़े के बैग में है ना दूध डाल दी थी, ठीक है। कही थी बच्चे को कि जाके जब रास्ते में कहीं पे रुकेगा ना कारवा, तो वहां पे खाने के लिए तुम इसमें से दूध निकाल के खा लिया करना, ठीक है। तो चला काफिला गया तो कहीं पे जाकर रुका तो फिर बच्चे को जो याद आया कि मम्मी उसकी दूध दी हुई थी कि फलाना जगह पे रुकने पे खा लेना, ठीक है। तो जैसे वो अपना जो चमड़े का बैग जो निकाल करके उसमें से दूध निकालना चाहे ना, तो दूध नहीं निकल के दही निकल रहा था। बच्चा भी आश्चर्य में था, लोग सब भी आश्चर्य में था कि भाई ये कैसे हो गया कि दूध का थैली था दही में बदल गया, ठीक है। तो लोग सब स्टडी करना शुरू किया, जब स्टडी किया तो पता चला कि वो एक कैमल के बच्चे का आपको ये था बैग था, नहीं होता वो स्टमक, ठीक है, कैमल के बच्चे का आपको स्टमक था जिसमें रेनिन था पहले से रखा हुआ। वही रेनिन के वजह से उस चमड़े के बैग में क्या हो गया सर कि दूध के जब उसका संपर्क में आया दही बना दिया वो, ठीक है। लगा दिमाग क्या समझाना चाह रहे थे हम, ठीक है। इससे ध्यान देना कि कई अजीब क्वेश्चन बना के दे दे कि फलाना बच्चे का स्टमक को ले लिया गया, उसमें मिल्क डाल दिया गया, कुछ देर बाद उसमें से सॉलिड सब्सटेंस निकला, कर्ड निकला, तो क्या हो सकता है उसके स्टमक में, ठीक है। तो जवाब क्या दोगी तुम लोग, रेनिन नहीं जवाब दे दोगी कि रेनिन की वजह से स्टमक निकला, हो गया समझा दिए।
पॉइंट गया दिमाग में? रेनिन समझा दिए क्या? हेलो, यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। आप स्टमक पढ़ रहे हैं हम लोग, कल हम लोग लीवर पढ़ेंगे, लीवर का कल क्लास चलेगा, कल का क्लास लीवर पे पढ़ना है। कल हम लोग जानेंगे लीवर में जॉन्डिस कैसे किसी को हो जाता है। कभी सुनते होगे आप जॉन्डिस हो गया किसी को तो लीवर टेस्ट कराता है। हेपेटाइटिस में आपको लीवर से क्या रिलेशनशिप है वो सब कल देखेंगे। लेकिन अभी क्लास बंद नहीं हुआ है, अभी बस 4-5 मिनट और क्लास के लिए। तो देखिए हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए। हम पढ़ा दिए आपको म्यूकस के बारे में समझा दिए, म्यूकस का रोल समझा दिए। ये आपको एसिड से बचाता है, आपके स्टमक के दीवार को एसिड से बचाने में मदद करता है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, उसके बाद पेप्सिनोजेन पढ़ा दिए, पेप्सिनोजेन ये भी सुना दिए। उसके बाद हम आपको क्या सुनाए, पेप्सिनोजेन के बाद रेनिन सुना दिए, रेनिन क्या होता है वो सुना दिए। इस दोनों का काम भी समझा दिए तुम दोनों को, मतलब ये पेप्सिनोजेन का क्या काम है और रेनिन का क्या काम है। पेप्सिनोजेन प्रोटीन को तोड़ता है और रेनिन भी प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन मिल्क के प्रोटीन को। कौन सा प्रोटीन? कैल्शियम प्रोटीन, और कैल्शियम को अलग कर देता है सर, जिससे दूध जम जाता है, बच्चे को भूख थोड़ी देर बाद लगता है। ठीक है, हम लोगों में रेनिन नहीं पाया जाता है, हम लोगों में पेप्सिनोजेन पाया जाता है। दूध को तोड़ना हो तो हम लोग में स्मॉल इंटेस्टाइन मदद करता होगा, लार्ज सॉरी स्टमक का कोई रोल नहीं है जी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, ठीक है, कि हम लोगों में ऑक्जेंटिक सेल भी पाया जाता है, ऑक्जेंटिक सेल। और ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है सर, HCl बनाता है, HCl। इस HCl की वजह से हमारा पेट क्या होता है, एसिडिक होता है। यहाँ का खाना भी एसिडिक होता है, इसको काइम बोलते हैं। काइम स्पेलिंग याद रखना, काइम बोलते हैं एसिडिक फूड को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा सा हार्ड लगेगा जी, ठीक है, किसी को याद करना हो तो याद कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, है ना। लेकिन ये सब याद करोगे, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस गया, लेकिन तुम लोगों को याद रहना चाहिए ऑक्जेंटिक सेल क्या होता है, ये सब तुम लोग से पूछ सकते हैं हम। ठीक है, पर एक नया जो बात अब जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा हार्ड होगा, आप छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल है कहाँ पे, तो स्टमक में। हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है, अर्जेंटाफिन सेल पाया जाता है। ठीक है, अर्जेंटाफिन सेल जो देखती हो ना आप, ये आपको एक खास तरह का केमिकल निकलता है जिसका नाम क्या, आपको हिस्टामिन निकालता है जी। ठीक है, हिस्टामिन, है ना। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं तुम लोगों को, ऑक्जेंटिक सेल जो है ना, यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल है। ऑक्जेंटिक सेल जो देखते हैं ये आपको क्या निकालता है, HCl निकालता है जी। ठीक है, लेकिन ये क्या आपने मन से आत्मा आता है इसको क्या क्या निकालना है ऑक्जेंटिक सेल को, मतलब HCl नहीं, इसको कोई गाइड करता है। अर्जेंटाफिन सेल हिस्टामिन से गाइड करता है, हिस्टामिन, है ना, यहाँ पे अच्छे से स्पेलिंग लिख रहा है, हिस्टामिन से गाइड करता है इसको कि भाई अगर अर्जेंटाफिन से हिस्टामिन निकाला तो ये निकाला। जैसे देखो ना, तुम लोग भी समझ जाओगी। ठीक है, जैसे आप घर पे हो और हमको तुमको फोर्स करना है, ठीक है, तो हम आपको गार्जियन को फोन किए कि भाई आपके बच्ची पढ़ नहीं रही है। ठीक है, आपके गार्जियन आपको फोर्स करते कि पढ़ो, नहीं तो नहीं, देख लेना क्या होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी वही बात है कि अर्जेंटाफिन सेल ऑक्जेंटिक सेल को गाइड करता है और दब ऑक्जेंटिक सेल HCl निकालता है। अपने से आत्मा नहीं आता है इसको HCl निकालना है, अर्जेंटाफिन सेल गाइड करता है। अर्जेंटाफिन सेल को कौन गाइड करता है, तो ब्रेन गाइड कर रहा होता है। ब्रेन बोलता है कि भाई अर्जेंटाफिन तुम संभालो इसको, ऑक्जेंटिक सेल को। ऑक्जेंटिक सेल को संभालने के लिए किसको अपॉइंट किया हुआ है, ब्रेन, अर्जेंटाफिन सेल को। अर्जेंटाफिन सेल भी खौफ क्या दिखाता है, हिस्टामिन का। हिस्टामिन ब्लड में आया, ऑक्जेंटिक सेल से टकराया, ऑक्जेंटिक सेल क्या निकालना शुरू कर देगा, HCl। ठीक है, देखो ब्रेन है, देखो ना, हम एक बार तुम लोग को साबित किए थे ना, कुछ भी होता है तो ब्रेन करता है। तो ब्रेन क्या सब कुछ अपने से देखता है, कोई आदमी को अपॉइंट कर देता है ना, जैसे आप लोग भी समझते होंगे, स्कूल का जो HOD होगा या स्कूल का जो डीन होगा वो क्या हर एक क्लास में जाकर बच्चा को कंट्रोल करता नहीं ना जी, वो तो प्रिंसिपल बनाता है। अब प्रिंसिपल को है ना कहता है कि भाई क्लास होगा, प्रिंसिपल भी क्या खुद जाकर क्लास को कंट्रोल करे, नहीं ना, वो क्लास टीचर की मदद से ना क्लास को कंट्रोल कर लेता है। वही बात यहाँ भी है, ब्रेन है ना डायरेक्ट नहीं कंट्रोल करता है किसी चीज को, वो किसी से करवाता है। ब्रेन अर्जेंटाफिन सेल को कंट्रोल करता है, अर्जेंटाफिन सेल को। और अर्जेंटाफिन सेल जब कंट्रोल में आता है सर, ठीक है, तो उससे किसको कंट्रोल करता है, अर्जेंटाफिन सेल से, तो ऑक्जेंटिक सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल को। ऑक्जेंटिक सेल करता क्या है इसके एवज में, इसके एवज में HCl निकालता है। देख रही हो HCl का कितना रोल है। HCl आपको ये दोनों को एक्टिवेट कर रहा था और भी बहुत कुछ कर रहा था, खाना को प्रोटेक्ट कर रहा है, खाना में से बैक्टीरिया वायरस को मार रहा है वगैरह। तो अर्जेंटाफिन सेल ऑक्जेंटिक सेल से कैसे काम करवा लिया, तो यहाँ से हिस्टामिन निकाल के काम करवा लिया, हिस्टामिन निकाल के काम ले लिया जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब समझ रहे होगे सब आदमी। ठीक है, कि अर्जेंटाफिन सेल का काम है ना हिस्टामिन निकाल के आता है। अब चलिए ये सब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मुद्दा क्या उठता है, मुद्दा ये उठता है कि जब आप कोच काट के खा लीजिएगा, आपको लिमिट है कि 100-200 ग्राम खाना खाना चाहिए था या 500 ग्राम तक खाना खाना चाहिए था। जैसे आप दोपहर का जो खाना खाते हैं
मेरे हिसाब से, हाँ हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से आपको लगभग 400 से 500 400 ग्राम तक है ना डाइट लेना चाहिए। उसके बाद उसमें से है ना आपको 200 से 300 ग्राम पानी पीना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा हो जाते हैं, ठीक है, मतलब क्या लगभग 1.5 kg तक खा लेते हैं, फिर 2 kg तक पानी पी लेते हैं, 2 लीटर तक पानी पी लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए इतना, है ना। इतना लोड होने से दिक्कत हो सकता है। भाई आप जिंदा रहना चाहते तो आपका शरीर भी आपको जिंदा रखता है ना, इसलिए आप खाली तो बर्दाश्त कर लेता है आपका शरीर, पर नियम तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप डाइटिशियन से मिलते हैं, डाइटिशियन गाइड करता है कितने समय में क्या खाना चाहिए, है ना। कोई कहता है ना कि थोड़ा थोड़ा ही खाइए, 2 घंटा खाइए, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनो लेने से तुरंत राहत हो जाएगा। हाँ, इनो का प्रचार जो आता है सो ठीक है, या और भी बहुत सारा नाम सब आएगा, इनो है, डाइजिन कोला है, क्या क्या नाम सब आएगा, है ना, एसी लॉक, ये भी नाम सुनने को मिलेगा, है ना, ये सब आएगा और कहेगा ये सब लो, हाँ ये सब भी लेने से तुमको राहत महसूस कर देगा, तुरंत फील गुड कर देगा। पर सर ये सही इलाज नहीं है, हम बताते हैं क्यों नहीं है। पहले ये दिमाग लगाओ, एसिड है ना, एसिड है, एसिड से तुमको जलन हो रहा है, और तो आप इनो लोगी, इनो तो ब्रांड नेम है ना, इनो के अंदर में क्या रहता है, बाइकार्बोनेट रहता है जी। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या करता है जी, एसिड को खा जाता है जी, ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। HCl में क्या है, HCl में H+ है, इसके साथ ये रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके न्यूट्रल बन जाएगा और आपको है ना फील गुड करा देगा। सही है, बाइकार्बोनेट का काम तो यही ना होता है जी, ठीक है, बाइकार्बोनेट का काम होता है कि वो रुक देगा इस तरह से। पर इनो सही नहीं है सर, ठीक है, इनो में यही दिक्कत है, बताएंगे क्या दिक्कत है, लेकिन इतना दिक्कत नहीं। अब एक और आता है मेटल हाइड्रोक्साइड, देखो तुम लोग पढ़ियो नहीं पढ़ियो, इसको मेटल हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, AlOH3 होता है, ठीक है, नहीं जानते तो छोड़ो, है ना। ये एम्फोटेरिक बेस है, बेस समझ से आता है कोई किसी को, जब आपको ऐसा कुछ रहेगा OH लगा तो इसको बेस पढ़ते हैं, और H रहेगा इसको हम लोग एसिड पढ़ते हैं। एसिड बेस पढ़ लिया तुम लोग केमिस्ट्री में, हेलो केमिस्ट्री में पढ़ा है एसिड बेस, तुम लोग पढ़ा जी माजी ने, एसिड बेस टॉपिक चैप्टर है शायद तुम लोग का, पढ़ा है कि नहीं तुम लोग कोई? सर बुक भी नहीं खोले हैं। नहीं सर, वाह शाबाश, तुम पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ी है, कोई नहीं पढ़ी है एसिड बेस है, फिर ये सब तो ऊपर से जा रहा होगा, जा रहा है अंदर, ये सब जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं एसिड बेस क्या होता है, यस सर, कल बताए थे ना एसिड बेस कि बोल दे। अच्छा 7th में पढ़ा था ना, बोले ना, तो देखो इसको बेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको एसिड बोलते हैं। अब बेस जो है ना खतरनाक बेस है, इस बेस का इस्तेमाल तुम खाने पीने में नहीं कर सकते, साबुन में पाया जाता है सब बेस, खाइएगा पूरा बॉडी खराब कर देगा, ठीक है, मर भी सकते हैं। और ये बेस जो है AlOH3 एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक मतलब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। एसी लॉक जो दवा मांगते हैं हम लोग, कभी तुम लोग एसी लॉक नाम का दवा देखोगे और घर में भी होगा, तो कंपोनेंट पढ़ने की कोशिश करना, कंपोनेंट में पढ़ोगे ना तो उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहेगा, इनो पढ़ोगे तो उसमें बाइकार्बोनेट लिखा होगा जी। या जो आप लोग कभी देखते हो ना, कोई कहता है कि वो काला वाला जो कोको कोला से होता है, नहीं कि थम्स अप हुआ या पेप्सी हुआ, ये सब में बाइकार्बोनेट होता है। अब बाइकार्बोनेट क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तुरंत गैस के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, है ना। जैसे नहीं देना, कभी तुम खाओगी इनो सब पियो तो पूरा मुंह से ढकार के फॉर्म में बाहर निकल जाता है जी, ठीक है, सही है, मतलब चलेगा, ठीक है, ये एक इलाज भी है, मतलब ये थोड़ा सा राहत पहुंचाता है, सारा एसिड को अंदर से निकाल देगा वो बाइकार्बोनेट बना के। बाइकार्बोनेट समझ रहे हो, H2CO3 बना देगा, H2CO3 तुरंत टूट जाता है किसमें, H2O में प्लस CO2 में, ये गैस के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा जी, ठीक है। लेकिन देखो हम कहते हैं कि ये सही इलाज नहीं है, ये तो तुम्हारा किस्मत था कि तुम बच गए, लेकिन असल में ये सही इलाज नहीं है। क्यों नहीं सही इलाज है, एक बार गौर कीजिए, हम आपको डिफिनेशन क्या दिए थे स्टोमक का, द साइड वेयर HCl फाउंड, जहाँ पे HCl पाया जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना। मीटिंग इन ना हुआ देखते हैं, है ना, हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमक का क्या डिफिनेशन है कि आपके स्टोमक में HCl तो होना ही चाहिए, ये तो इसका पहचान है। अगर आप कोई इनो लेती हो, है ना, तो इनो में क्या होता है सर, एसिड को खा जाने वाला होता है। अब हम आपको थोड़ा देर पहले गाइड किए थे, याद करो, ब्रेन है ना एक आदमी को भेजे हुआ यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, अर्जेंटाफिन सेल, ये पेट का दीवार टूटा हुआ था, HCl यहाँ पे लग रहा था, इसलिए आपको जलन महसूस हो रहा था, HCl आपके पेट के मांस से टकराने से आपको जलन महसूस, इसलिए आपने एक घरेलू उपाय सोचा, उसमें इनो ले लेने का या एसी लॉक ले लेने का, है ना, ठीक है वो राहत देता है, हम मानते भी हैं ये बात को, लेकिन 100% या कभी कभी इसका साइड इफेक्ट से भी झेलना पड़ सकता है आपको। वो क्या साइड इफेक्ट है वही आप समझ रहे हैं। HCl को चलिए निकाल दिया, ठीक है, पर ब्रेन तो एक आदमी को यहाँ भेजे हुआ था, उस आदमी का नाम क्या था, याद कीजिए, अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल क्या था, वो आपको HCl बनाने के लिए कर रहा था। एक समय तक HCl ठीक ठाक था, माहौल बना हुआ था HCl का, भाई आपकी गलती थी ना कि स्टमक में ज्यादा लोड भर गया था, तो अर्जेंटाफिन सेल तो देखेगा कि HCl को कोई गायब करवा दिया, इनो आया, सारा HCl गायब हो गया, तो अर्जेंटाफिन सेल गुस्सा जाएगा ना,
वो तुरंत क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा हिस्टामिन निकलना शुरू कर देगा। और ऑक्जेंटिक सेल को क्या कहेगा, भाई तू एचसीएल बना ज्यादा से ज्यादा। अभी ज्यादा से ज्यादा एचसीएल बनाएगा तो वो तो चीज फिर से आ जाएगा ना जी, नहीं लगा दिमाग कि सर यहाँ पे म्यूकस का लेयर टूटा ही हुआ है, एचसीएल आएगा और फिर नुकसान पड़ेगा कि फिर उसको 2 घंटा 3 घंटा फिर से जलन जैसा फील करने लगेगा। वो 1-2 घंटा के अंदर के लिए वो राहत तो हो जाएगा, लेकिन फिर 2-3 घंटा के बाद फिर से उसको फील होगा, आपको है ना इरिटेशन महसूस होना शुरू हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि अर्जेंटासिन सेल बमक गया। क्योंकि हम क्या बोले थे कि स्टमक का डिफिनेशन ही है जो वो एचसीएल को जमा करके रखता हो। एचसीएल कमेगा, अर्जेंटासिन सेल को लात मारना शुरू कर देगा ब्रेन। अब ब्रेन लात मारेगा इसको तो ब्रेन इसको लात मारेगा, किस तरह से, हिस्टामिन निकाल करके। और हिस्टामिन निकलेगा तब ना ये पूरा फिर से काम शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, पहले पर आज हम कहना चाहे मतलब तुमको ब्लॉक किसको करना चाहिए था, या तो तुम ऑक्जेंटिक सेल को ब्लॉक करोगी। ऑक्जेंटिक तो छोटा मोटा आदमी है, ठीक है। मान लीजिए किसी स्कूल में कोई क्लास में खूब चल रहा है, हल्ला चिल्ला हो रहा है, 9th क्लास का बच्चा सब खूब हल्ला चिल्ला कर रहा है जी, ठीक है। अब प्रिंसिपल देखा ये टीचर बदमाश था, इसी वजह से लगता हल्ला कर रहा है। तो अगर आप लोग यानी आप लोग गार्जियन के तौर पे जब वहां जाइएगा, कहेंगे टीचर को हटा देते हैं तो पूरा मामला शांत हो जाएगा। भाई टीचर को हटाने से थोड़ा मामला शांत होगा, स्कूल तो दूसरा टीचर को मंगा लेगा जी, ठीक है। मेन क्या है, प्रिंसिपल को जाकर डांटोगी ना, तब ना वो प्रिंसिपल जाकर के उसको गली आएगा। पहले पर राज्य हम क्या होना, मतलब मेरा कहना है कि एक मेन आदमी को जाके बोलिएगा तब ना मामला पूरा शांत होगा जी, ठीक है। छोटा आदमी को बोल के क्या होगा, जैसे अभी देखो ना बहुत सारा केस होता है, अगर नगर निगम का कोई आदमी सब अगर आपको मान लीजिए आता है, ठीक है, या जैसे छात्र के एग्जाम में साफ सफाई करने वाला आता है, अब साफ सफाई वाले आदमी को बोलिएगा कि भाई ये कर दो तो जल्दी मानवे नहीं करेगा बात। आप तब क्या करिएगा, या तो वार्ड पार्षद को बुलाइएगा या उससे बड़े सीनियर को बुलाइएगा, तब ना फिर पूरा काम होता शुरू हो जाता है। सेम बात यहाँ पे भी है, ठीक है, कि अगर आपको एचसीएल के असर से बचना है, या तो आप ऑक्जेंटिक सेल को कंट्रोल करो या अर्जेंटासिन सेल को कंट्रोल करो। ये इनो क्या होगा जी, इनो से फायदा नहीं ना होगा। इनो से सर ये तो और ज्यादा नहीं लहर लगा देगा कि और बनाना है, ठीक है, कम गया ना फिर से बना के दे दो, ठीक है, ताकि सर फिर से बन जाए, ठीक है। और ये सब जो लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, इसका भी साइड इफेक्ट होता है सर। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा सर, आपके स्टमक में एल्यूमिनियम आ जाएगा, मतलब मेटल सब आ जाएगा। इसके वजह से सर और ज्यादा HCl बनना शुरू हो जाता है जी, ठीक है, क्योंकि ये देख लेता है अर्जेंटासिन सेल ये एल्यूमिनियम मेटल सब क्या करता है, एसिड को खा जाने वाला होता है, उसको तुरंत देखते हैं हिस्टामिन और ज्यादा निकलने लगेगा। इसीलिए मार्केट में एक ऐसा दवा सब आया है जिसका नाम है एंटी हिस्टामिन, है ना, जिसको हम लोग ब्रांड नेम से जो ढूंढोगी ना, उसका ब्रांड नेम है रेंटीडाइन, है ना, ब्रांड नेम का तो सॉरी ये केमिकल नाम है रेंटीडाइन, है ना। बहुत हार्ड हो रहा है जी ये सब चीज, ठीक है। रेंटीडाइन नाम का एक दवा है जिसको तुम ना पेंटोज के नाम, ब्रांड नेम है पेंटोज DSR, नाम सुना है कोई, पेंटोज DSR सब का नाम, है ना। ये सब जो ब्रांड नेम है, ये है इसका असली केमिकल नेम रेंटीडाइन, है ना। रेंटीडाइन एक ऐसा दवा है जो आपको क्या करता है सर, एंटी हिस्टामिन रखता है, एंटी हिस्टामिन। ये दवा के पास एंटी हिस्टामिन होता है। अगर आपको कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाए, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर आपको ये दवा देगा, वो इनो को कभी सलाह नहीं देंगे वो, है ना। या देखेगा आपके शरीर को कि भाई थोड़ा बहुत मामला है तो इनो कह देगा लेने के लिए, और एकदम खतरनाक वाला मामला है तब डॉक्टर आपको देगा रेंटीडाइन, है ना। ये रेंटीडाइन अर्जेंटासिन सेल को जाके ब्लॉक कर देता है। अर्जेंटासिन सेल को ब्लॉक कर दिया, हिस्टामिन बनने नहीं दिया। जब हिस्टामिन नहीं बनेगा तो सर एचसीएल निकलेगा कहाँ से, क्योंकि हम कल बोले थे ना, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, ऑक्जेंटिक सेल किसका खौफ खाता है, ऑक्जेंटिक सेल खौफ खाता है हिस्टामिन का ना। पहले परा जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तुम लोग याद करो आप उसके बाद कि आपको एसिडिटी के केस में, है ना, रेंटीडाइन लेंगे जी। इसका ब्रांड नेम कुछ कुछ होगा, अपना ध्यान रखना, तुम लोग नेट से सर्च कर लेना रेंटीडाइन का ब्रांड नेम क्या है। पेंटोज भी है, अभी नहीं लिखे, ब्रांड नेम था, रेंटीडाइन केमिकल नेम है। इसका मतलब एंटी हिस्टामिन होता है जी रेंटीडाइन। दुनिया में सबसे ज्यादा यही ड्रग बिकता है जी, ठीक है। लोग को आज के दौर में एसिडिटी कॉमन बात है, एसिडिटी को लड़ने के लिए ये तो हो गया बेफालतू वाला इलाज। लोग सब इतना प्रचार देखता है तो सोचता है यही ठीक इलाज होगा, या पुदीन हरा सब सुनते होंगे, आयुर्वेदिक इलाज सब है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि रेंटीडाइन सबसे बेहतर इलाज होगा, क्योंकि सर ये एक अच्छे तरीके से लड़ता है, आप पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देगा आपके शरीर पे। गया स्टमक टॉपिक खत्म हो गया जी। अब एक टॉपिक रह गया स्टमक में कि पैलोरिक अल्सर यानी कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेट में घाव होना, पेप्टिक अल्सर। वही एचसीएल की वजह से पेट में घाव हो जाएगा। देखिए जब म्यूकस का दीवार टूटेगा तो म्यूकस के दीवार के टूटने से स्टमक के दीवार पे छेद होगा, इससे आपको यहाँ पे घाव बन जाएगा ना। अगर आप इलाज नहीं कराओगे ये धीरे धीरे जाकर के आगे जाके कैंसर का रूप भी ले सकता है, या एक नुकसान ही पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस पेट में जो घाव बनता है उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। पेट में बने हुए घाव को क्या नाम देते हैं, पेप्टिक अल्सर के नाम से बुलाते हैं। दिमाग लगा क्या बोले, पेप्टिक अल्सर का मतलब आपको स्टमक में, है ना, वुंड होना जी, ठीक है। कल सुबह मिलते हैं। देखो कल रात वाला वीडियो डाल दिए थे, जो नहीं आए थे देख लीजिएगा, है ना, इसको भी डाल देंगे नोटिफिकेशन।